नमस्कार दोस्तों। इंटीग्रेटेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 6 विषय गणित का अध्याय 1 से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करें इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। यह इंटीग्रेटेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 के लिए वर्ष 2024-25 के लिए प्रदान की गई है। इस इंटीग्रेटेड अभ्यास पुस्तिका में कुछ परिवर्तन है, तो हम उन सभी परिवर्तनों के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये पहला अध्याय है पूर्णांक यानी इंटीजर्स। हम जानते हैं कि जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्णांक कहते हैं यानी इंटीजर्स। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि 1 से स्टार्ट होता है प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 से लगाकर अनंत तक। जब प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो ये हो जाता है पूर्ण संख्याएं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गई 0, सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो गई 1। अब इनमें जब ऋणात्मक पूर्णांक को भी संख्याओं को सम्मिलित कर लेते हैं तो ये कहलाते हैं पूर्णांक, ठीक है। और ऋणात्मक पूर्णांक आप देख रहे हैं ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 से लगा के अनंत तक। यानी ये संख्या रेखा जो होती है ना, संख्या रेखा पर हम देखते हैं कि शून्य के दाईं ओर, है ना, ये होते हैं धनात्मक पूर्णांक, है ना। कैसे होते हैं ये धनात्मक पूर्णांक? 1 2 3 4 से लगा के अनंत तक। और शून्य के बाईं ओर हम चलते हैं, ये होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, इस प्रकार से, ठीक है ना। और ये यहाँ पर चलते हैं। ध्यान देना ये है कि जो संख्या रेखा पर दाईं ओर होती है वह हमेशा बड़ी होती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पूर्णांकों के योग और व्यवकलन के अंतर्गत इनके गुण कौन कौन से होते हैं। योग यानी जोड़ और व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो देखिए जब 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक पूर्णांक प्राप्त होता है ना। यानी जब 2 पूर्णांक जोड़ते हैं तो उनका योगफल भी एक पूर्णांक होता है। ये ऐसा होता है, ये गुण कहलाता है संवृत गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे कि यहाँ ऋण 3 में ऋण 2 जोड़ा तो हमें प्राप्त होता है ऋण 5, तो ऋण 5 भी एक पूर्णांक है। दूसरा, व्यवकलन के अंतर्गत भी समृद्ध गुण होता है कि जब एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में से घटाते हैं तो हमें एक पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे ऋण 2, इसमें से ऋण 5 घटाया तो हमें 3 प्राप्त हुआ, यानी 3 भी एक पूर्णांक है, ठीक है। इसी प्रकार से ऋण 2 में से ऋण 2 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है 0, यानी 0 भी एक पूर्णांक है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि योग का और व्यवकलन के अंतर्गत पूर्णांकों में क्या होता है समृद्ध गुण पाया जाता है, यानी समृद्ध गुण का वो पालन करते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं कि योग के अंतर्गत क्रम विनिमय गुण यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब क्रम विनिमय क्या होता है, जैसे उसका नाम से ही मालूम पड़ जाता है, क्रम विनिमय यानी उनका जो क्रम होता है उसको हम चेंज कर देते हैं, है ना। जैसे 3 में 4 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है 7, या 4 में 3 जोड़े तो भी हमें 7 प्राप्त होता है ना। इसमें हमने क्या किया, क्रम चेंज कर दिया है ना। तो जब 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जाता है ना, तो उनके योगफल में कोई अंतर नहीं आता है। तो इस गुण को हम क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय गुण यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद में आता है साहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या होता है कि साहचर्य गुण के लिए कम से कम हमारे पास में 3 संख्या होना चाहिए, 3 पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि उसके समूह को हम बदल देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 3 4 और 5, हमने ये 3 पूर्णांक लिए हैं, है ना। यदि हमको इसको जोड़ना है तो पहले क्या किया हमने, इन दोनों को जोड़ दिया, है ना। तो 3 धन
9, 3 और 9 कितने हो गए, 12 हो गए। अब क्या करते हैं कि संख्या वही है, पूर्णांक वही है ना, लेकिन क्या करा कि इनका जो सहचारी था 7 था वो हमने बदल दिया। अब ये 4 आ गया 3 के साथ में, तो 3 और 4 7 धन 5। आप देख रहे हैं 7 और 5 12 होता है ना। तो ये कहलाता है सहचर्य, यानी संख्याएं क्या करती है, उनका साथ बदल लेती है, ठीक है ना। यानी समूह को बदल करके हम प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अब देख रहे हैं ए धन कोष्टक में बी धन सी बराबर ए धन बी कोष्टक में धन सी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका साहचर्य गुण। साहचर्य गुण के लिए 3 पूर्णांकों का होना आवश्यक है। उसके बाद में आता है योज्य तत्समक, यानी एडिटिव आइडेंटिटी। जब भी कोई पूर्णांक होता है और उसमें हम शून्य जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है। इसलिए शून्य क्या हो गया, पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक। तत्समक है ना, यानी जो है वैसा ही। कोई पूर्णांक है उसमें हमने शून्य जोड़ा तो हमें उत्तर में भी वही पूर्णांक प्राप्त होता है जिसमें हमने शून्य जोड़ा है। तो शून्य पूर्णांकों के लिए क्या हो गया, योज्य तत्समक हो गया, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद हम देखते हैं कि पूर्णांकों का जो गुणा करते हैं तो उसमें चिन्हों के जो नियम है वे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं गुणा और भाग में। तो जो नियम गुणा के हैं वही नियम भाग के हैं, ठीक है ना। तो देखिए समान चिन्ह जो होते हैं हम देख लेते हैं कि समान चिन्ह किसे कहते हैं। इसमें 2 चीज याद रखेंगे, समान चिन्ह और असमान चिन्ह, तो दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, है ना। समान चिन्ह और असमान चिन्ह यानी एक जैसे होते हैं वे समान चिन्ह कहलाते हैं। जैसे धन और धन समान चिन्ह हो गया, ऋण और ऋण समान चिन्ह हो गया, ठीक है। असमान क्या हो गया, धन और ऋण असमान, या फिर ऋण पहले आ जाता है धन बाद में आता है, ये हो गया असमान, ठीक है। तो देखिए यहां पर गुणा के नियम सीधे ध्यान रखिएगा कि समान चिन्हों का गुणा हमेशा क्या होता है, धन होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। समान चिन्हों गुणा करेंगे तो हमेशा धन होता है, और असमान चिन्हों का गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल हमेशा ऋण होता है। बस इतना ध्यान आपको रखना है, ठीक है। समान चिन्हों का गुणा करेंगे तो गुणनफल में धन चिन्ह आता है, और असमान चिन्हों को गुणा करेंगे तो गुणनफल में ऋण चिन्ह आता है। कैसे, हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अब यहां पर देख रहे हैं कि धन की बात करें तो 3 गुणा 2, तो 3 दूनी 6, तो धन का धन ही आएगा। अब ऋण 3 और ऋण 2 का गुणा करते हैं, ये हो गए समान चिन्ह, है ना। तो 3 दूनी 6, ठीक है। ऋण और ऋण गुणा करेंगे धन होता है, धन और धन गुणा करने पर भी धन होता है। अब इसी प्रकार से हम असमान की बात करते हैं, तो मान लिया 3 में हमें गुणा करना है ऋण 2 का, ये हो गया ऋण वाला, ये धन वाला, ये ऋण वाला, ये हो जाएगा ऋण 6, है ना। और यदि मान लिया ऋण 3 में हमें 4 गुणा करना है तो ऋण 12, यानी क्या हुआ कि असमान चिन्ह गुणा ऋण होता है। क्लियर, यही नियम भाग में लागू होता है, जो नियम गुणा के हैं वही नियम भाग के भी है, ठीक है ना। चलिए अब हम जो है इसके बाद में आगे जो प्रश्न है उनको हल करने का प्रयास करते हैं। घटाइए, है ना। ऋण 15 में से घटाना है ऋण 18, ठीक है ना। ऋण 15 में से ऋण 18 घटाना है, ठीक है। तो जब हम घटाव करते हैं क्या करते हैं, बाद वाले पूर्णांक का हम योज्य प्रतिलोम जोड़ते हैं। कैसे, देखिए ऋण 15, अब हम ये बात करते हैं कि इस ऋण में और इस ऋण में गुणा क्रिया हो रही है, समान चिन्ह है ना, तो समान चिन्ह गुणा धन होता है, ठीक है। 18 आ गया। कोष्टक के पहले और कोष्टक के अंदर के जो चिन्ह होते हैं उन चिन्हों में आपस में गुणा होता है। अब देखिए एक ऋण है एक धन है, तो योग में क्या करते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। 18 में से 15 घटाते हैं 3 आता है, और चिन्ह लगाते हैं हम बड़ी संख्या का। यहाँ पर बड़ी संख्या 18 है, इसका चिन्ह धन है, तो हम धन नहीं लगाते हैं, ऐसा ये धन 3 नहीं लगाते हैं। इसका मतलब ही होता है 3, यदि चिन्ह नहीं है धन का तो मतलब वो धन का चिन्ह माना जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न है 35 ऋण कोष्टक में ऋण
20। इसको कैसे हल करेंगे? देखिए 35 ऋण और ऋण का गुणा किया हमने तो आ गया धन 20। अब दोनों के चिन्ह समान है, दोनों धन है। 35 में हम 20 जोड़ देंगे, कितना जाएगा? 55। ठीक है। अब ऋण 25 में से हमें घटाना है 13। देखिए ऋण 25 है ना, ऋण 13। अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। अब दोनों समान चिन्ह है तो जोड़ में क्या होता है कि समान चिन्ह जुड़ते हैं, चिन्ह वही आता है, वही मतलब ऋण है तो ऋण आ जाएगा और धन है तो धन आ जाएगा। यदि एक ऋण एक धन है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं और चिन्ह लगाते हैं बड़ी संख्या का। चलिए अब हम कर लेते हैं, यहां पर आपको दिए गए हैं प्रश्न और उनके विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनना है और उनके सामने जो सर्कल है इसको घेरा बनाना है ना। ये घेरा आप बना लेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है, दिए गए में से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? इन्हें नीचे आपको जो पूर्णांक दिए गए हैं, इन पूर्णांकों में से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? ऑप्शन दिया है ए ऋण 1, बी 1, सी 0, डी ऋण 2। तो देखिए इनमें से सबसे छोटा जो पूर्णांक है वह क्या है? ऋण 2। यानी ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि यहां पर जो पूर्णांक दिए गए हैं इनमें से सबसे छोटा क्या हो गया? ऋण 2 हो गया है ना। तो डी के सामने जो सर्कल है ना, इसको आपको इस प्रकार से भरना है ना। मैं आपको बताता हूं, अब भरना आपको है क्योंकि इसमें अपन यहां भरेंगे ना तो उसमें समय काफी जाएगा है ना, और हमें समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, इस प्रकार भरना है, बस ये आपको बताता हूँ कि नीचे आपको भरना है। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2, पूर्णांकों के लिए योज्य दशमलव कौन सा है? ए 1, बी ऋण 1, सी 0, डी 2। तो देखिए योज्य दशमलव, पूर्णांकों के लिए योज्य दशमलव होता है 0 है ना, या आ जाएगा सी 0। तो किसी भी पूर्णांक में जब हम 0 जोड़ते हैं तो हमें योगफल वही पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे ऋण 4 में हमने 0 जोड़ा, ठीक है, तो योगफल क्या मिलेगा? ऋण 4। ये क्या लगा? योज्य तत्समक क्या हो गया? 0। क्योंकि 0 जोड़ने पर इस संख्या में यानी इस पूर्णांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जस का तस है, तो हो गया तत्समक। ठीक है। और सी ऑप्शन सही है, तो सी के सामने ये जो सर्कल आपको दिख रहा है इसको क्या करेंगे आप? इसको फिलअप कर देंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से इसको फिलअप करना है। ठीक है। चलिए अब अगला जो प्रश्न है, ए भागित ऋण 1 का मान क्या होगा? है ना, ए भागित ऋण 1 का मान क्या होगा? देखिए जब ए में हम ऋण 1 का भाग लगाते हैं तो आंसर क्या जाएगा? ऋण ए। विकल्प सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। जो नियम चिन्हों के गुणा में काम करते हैं वही नियम भाग में भी काम आते हैं। यानी किसी भी पूर्णांक में यदि हम ऋण 1 का भाग लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? ऋण ए होगा। ठीक है ना। जैसे ये इस प्रकार से भागित लगाना है, मान लिया 1 या 3 लिखे हम, तो 3 में यदि ऋण 1 का भाग लगा रहे हैं तो भागफल ऋण 3 आएगा, इस प्रकार से। ठीक है ना। अगला प्रश्न है ऋण 16 भागित बड़ा कोष्टक 6 धन छोटा कोष्टक ऋण 2 छोटा कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद का मान क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर एक से अधिक कोष्टक आए हैं, तो जब एक से अधिक कोष्टक आते हैं तो सबसे पहले हम छोटा कोष्टक हल करते हैं, उसके बाद में मझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे या देखिएगा, है ना, क्योंकि अंदाज मार हमें सही विकल्प चयन नहीं करना है कि 4 में से कोई कर दिया, है ना, उसे हल करना होगा। तो देखिए ऋण 16, अब यहाँ हल करें तो ऋण 16 भागित, है ना, बड़ा कोष्टक 6। अब देखिए यहां पर कोष्टक के पहले धन का चिन्ह है और इसके अंदर ऋण का चिन्ह है। ये चिन्ह आपस में क्या करेंगे? गुणा करते हैं। एक धन है एक ऋण है, यानी असमान चिन्ह है, तो असमान चिन्ह गुणा होगा ऋण, है ना। ये ऋण हो गया, तो अब छोटा कोष्टक हट गया है, बड़ा कोष्टक ले जाएगा। ठीक है। अब ऋण 16
भागित 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, है ना। अब क्या हो गया, ऋण 16/4, 4 से 16 भाग गया, 4 भाग गया, यानी उत्तर कितना गया, ऋण 4। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी देंगे डी ऋण 4, और डी के सामने जो गोला है इसको आप फिलअप कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 5, यदि सोमवार को श्रीनगर का तापमान ऋण 3 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या होगा। देखिए पहले तापमान कितना था, ऋण 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब मंगलवार को और कम हो गया, कम हो गया मतलब ऋण कितना कम हो गया, 3 डिग्री सेल्सियस। अब देख रहे हैं कि दोनों के चिन्ह समान है, समान चिन्ह जुड़ते हैं, चिन्ह वही आता है, ऋण और ऋण जुड़ेगा, चिन्ह ऋण आ जाएगा, 3 और 3 6 डिग्री सेल्सियस। यानी मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना होगा, ऋण 6 डिग्री सेल्सियस, यानी विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हम यहां लिख देंगे डी ऋण 6 डिग्री सेल्सियस, और डी के सामने जो गोला है इसको आप फिलअप कर देंगे। नीचे दिए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग ऋण 3, युग्म ने जोड़ा होता है, पेयर, है ना। यानी दो ऐसे पूर्णांक आपको लेना है कि जिनको हम जोड़ें, योग मतलब जोड़, तो इसका जोड़ कितना आना चाहिए, ऋण 3 आना चाहिए। तो हम यहां ले रहे हैं ऋण 2, है ना, और ऋण 1। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऋण 2 में हम जोड़ते हैं ऋण 1, ठीक है ना, तो हो जाता है ऋण 3, ठीक है। ये हो गया युग्म। ऐसे और भी युग्म हो सकते हैं, है ना, क्योंकि यहां पर ये बताएगा युग्म लेना है तो एक धन संख्या एक ऋण संख्या लेकर के, है ना, इसके और भी पूर्णांक युग्म हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर ऋण 8 है, ठीक है ना। अब यहां पर हमें कहा गया है एक धनात्मक पूर्णांक लेना है और एक लेना है ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। हमने लिया ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 7 और एक लिया हमने 1, ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। अब इनका अंतर कितना आना चाहिए, ऋण 8, चेक करते देखिए, ऋण 7 अंतर मतलब होता है घटाव, ये घटाव चिन्ह लगा दिया, 1 लिखा। आप देख रहे हैं कि दोनों चिन्ह कैसे हैं, समान है ना, समान चिन्ह जुड़ते हैं, चिन्ह वही आता है, ऋण तो ऋण आ जाएगा, 7 और 1 8, ये आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से एक ऋणात्मक पूर्णांक हो गया ऋण 7 और धनात्मक पूर्णांक हो गया 1। प्रश्न क्रमांक 8, पूर्णांकों का एक ऐसा युग्म लिखिए जिनका योग 0 और अंतर 10 हो। यानी हमें दो पूर्णांक चाहिए, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, है ना, इन्हें दो पूर्णांक, ऐसे दो पूर्णांक लेना है कि जिनका योग करें यानी जोड़ें तो योगफल 0 आ जाए, और उनको आपस में घटाएं तो उनका अंतर 10 आ जाए, ठीक है। ऐसे जो पूर्णांक दो हैं वे हैं 5 और ऋण 5, ठीक है। अब इसको करके देख लेते हैं कि देखिए सही है या गलत है, तो योग 0 आना चाहिए। देखिए अब 5 में हम जोड़ते हैं ऋण 5, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 5 धन और ऋण गुणा आ जाएगा ऋण, यानी 5 में से 5 घटाते हैं तो 0 आता है, ठीक है, ये होगा 0। अब अंतर देखते हैं, तो 5 में से हम ऋण 5 को घटाते हैं, है ना, ठीक है, इस प्रकार से। तो 5 ऋण और ऋण गुणा करेंगे तो धन, ये धन 5 आ गया है, 5 में 5 जोड़ा तो 10 आ गया, देखा ना। तो ऐसा हमने युग्म लिया है 5 और ऋण 5 का, जिनका योग करने पर योगफल 0 आ रहा है और अंतर 10 भी आ रहा है, मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 9, मान ज्ञात कीजिए ऋण 42 गुणित 12, है ना, ऋण 42 गुणित 12। इसमें हमें ऋण 42 में क्या करना है, 12 का गुणा करना है। आप देख रहे हैं एक पूर्णांक है ऋणात्मक और दूसरा पूर्णांक है धनात्मक, चिन्ह कैसे हैं, असमान है, तो असमान चिन्ह गुणा ऋण होता है, तो ऋण का चिन्ह हम पहले लगा दें,
अब जैसे गुणा करते हैं 42 में 12 का, सामान्य गुणा करते हैं वैसे कर लीजिएगा। तो 12 दूनी 24 के 4 हासिल के 2, 12 चौक 48 और 2 50, यानी यहां पर क्या आएगा ऋण 504 युगन का गुणनफल। प्रश्न क्रमांक 10, किसी पूर्णांक x के लिए ऋण 1 गुणा x किसके समान है? तो देखिए पूर्णांक कोई सा भी हो और उसमें यदि हम ऋण का गुणा करते हैं तो गुणनफल जो आता है वह उस संख्या के योज्य प्रतिलोम के समान होता है। इसके समान होता है योज्य प्रतिलोम, ठीक है ना, ये हो गया। तो किसी भी संख्या और उसका योज्य प्रतिलोम का योग हमेशा शून्य होता है ना। जैसे ऋण 1 का हम गुणा यदि x करते हैं तो गुणनफल आता है ऋण x, यानी x का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया ऋण x। जैसे 4 है, 4 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा ऋण 4, क्योंकि ये जो दोनों को जोड़ते हैं तो इनका योगफल हमेशा शून्य आता है, ध्यान रखिएगा, है ना। किसी भी पूर्णांक को उसके योज्य प्रतिलोम में जोड़ते हैं तो इनका योगफल हमेशा शून्य होता है, ठीक है। प्रश्न 11, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि वह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा? आधी रात को तापमान क्या होगा? अब देखिए यहां पर जो प्रश्न दिया है उसके हल के लिए जगह काफी कम है, लेकिन फिर भी हम इसे हल करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो कुछ चीजें शार्ट में रहेगी। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, है ना। तो ये थोड़ा शार्ट में लिखने की कोशिश करेंगे, आप उसको समझ जाएंगे ना कि दोपहर जो 12 बजे है वो तापमान कितना था। दोपहर 12 बजे तापमान, ठीक है, वो कितना था 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर, मतलब ये था 10 डिग्री सेल्सियस धनात्मक था, ठीक है। अब क्या हुआ कि आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे दर से कम होता है ना। अब आधी रात मतलब क्या हो गया रात के 12 बजे तक, है ना, रात के 12 बजे तक। तो अब दिन के 12 बजे से लगा करके रात के 12 बजे तक करते हैं तो कितना होता है 12 घंटे होते हैं, है ना। तो 1 घंटे में कम कितना हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस, इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस। इतना तापमान क्या हो गया कम हो गया है, इतना तापमान कम हो गया कब आधी रात तक, ठीक है। इसे समझना होगा थोड़ा, तो जगह काफी कम है आप उसको लिख सकते हैं। तो इतना कम हो गया है तो इसलिए अब क्या हम लिख देंगे, इसलिए आधी रात को तापमान कितना हो जाएगा, हम इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि यह प्रश्न पूछा है कि आधी रात को तापमान क्या होगा, यानी देंगे आधी रात को तापमान, ठीक है ना। अब देखिए कि दिन के जो 12 बजे तापमान था वो कितना था 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, ये 10 डिग्री सेल्सियस तापमान था। अब इतना क्या हो गया ये कम हो गया है। अब कम हो गया मतलब ऋण चिन्ह लगा देंगे, कितना कम हो गया 24 डिग्री सेल्सियस। तो 10 में से हम 24 घटाते हैं तो कितना आता है ऋण 14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या ऋण वाली है, ये चिन्ह आगे ऋण। ये क्या हो गया कि आधी रात को तापमान क्या होगा, इसका उत्तर आ गया कि आधी रात को तापमान हो जाएगा तुम्हारा ऋण 14 डिग्री सेल्सियस। अब आगे करते हैं कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, ठीक है। तो अब देखिए कि 10 डिग्री सेल्सियस और ऋण 8 डिग्री जो 0 से नीचे है, 0 से नीचे है मतलब ऋण है, तो यहां लिख देंगे हम 10 डिग्री सेल्सियस और ऋण 8 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान का अंतर, है ना, तापमान का अंतर, यानी इसके बीच में तापमान का जो अंतर है वह कितना होगा, ठीक है ना। तो 10 डिग्री सेल्सियस
अब अंतर की बात कर रहे हैं तो ऋण का चिन्ह लगा देंगे, है ना। कितना, ऋण 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब यहां पर अब हम जोड़ते हैं इनको तो कितना आ जाता है, ऋण और ऋण धन, है ना, तो ये जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब 18 डिग्री सेल्सियस तापमान हुआ है तो किस समय होगा, अब हमें समय ज्ञात करना है। तो देखिए समय अब कैसे ज्ञात करेंगे, अब हमें ज्ञात करना समय, यानी किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। हम देख रहे हैं कि प्रति घंटे 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो रहा है ना। तो 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में कितना समय लगेगा, तो हम क्या करेंगे, 18 डिग्री सेल्सियस में 2 का भाग लगाते हैं, तो 2 में 18 यानी 9 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 9 घंटे लगेंगे, है ना। तो 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो रहा है, तो 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में कितना समय लगेगा, 9 घंटे लगेंगे ना। कितने घंटे लगेंगे, 9 घंटे लगेंगे। अर्थात क्या हुआ, रात्रि के 9 बजे, है ना भाई, 9 घंटे मतलब 12 से स्टार्ट करते हैं दोपहर के, तो रात्रि के 9 बजे जो है ये तापमान 0 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, है ना। तो रात्रि 9 बजे इसका उत्तर आ जाएगा। किस समय, तो रात्रि के 9 बजे। क्लियर। अगला प्रश्न है, ऐसे 2 पूर्णांक लिखो जो ऋण 3 से छोटे हों और जिनका अंतर ऋण 3 से अधिक हो। तो यहां पर ऐसे 2 पूर्णांक आते हैं, ऋण 4 और ऋण 5। अब देखिए दोनों ही पूर्णांक ऋण 3 से छोटे हैं, एक चीज हो गई। अब इनका अंतर ऋण 3 होना चाहिए, इनका अंतर निकाल लेते हैं। ऋण 4 ऋण, ये अंतर में घटा होता है ना, तो ऋण 4 ऋण और ऋण गुणा करेंगे तो हो जाएगा धन, एक ऋण है एक धन है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं और चिन्ह लगाते हैं बड़ी संख्या, एक आ गया, है ना। अब एक जो है ऋण 3 से अधिक है, इसे हम एक संख्या रेखा द्वारा समझ सकते हैं। देखिए, है ना, ये संख्या रेखा हमने बनाई है और इस संख्या रेखा द्वारा आप समझ सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। देखिए शून्य है, शून्य के दाईं ओर जाते हैं तो 1 2 3 4 इस प्रकार से ये संख्या होती है। शून्य के बाईं ओर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 इस प्रकार से, ठीक है ना। अब देखिए क्या बचा है कि ऋण 3 से छोटे 2 पूर्णांक, ऋण 3 है और इससे छोटे का ऋण 4 और ऋण 5, है ना। क्योंकि जो संख्या बाईं ओर होती है संख्या रेखा पर वो हमेशा छोटी होती है और जो संख्या रेखा पर दाईं ओर होती है वो हमेशा बड़ी होती है। आप देखिए, और एक जो है ऋण 1 के बाईं ओर है, इसलिए ऋण 1 से ये अधिक है, ठीक है ना, इस प्रकार से। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 13 है। 15 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, है ना। यदि उत्तर सही है तो कितने अंक मिलेंगे, 4 अंक, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए मिलेंगे आपको ऋण 2 अंक, ठीक है। यदि उत्तर गलत हुआ तो एक उत्तर के ऋण 2 और सही उत्तर करोगे तो 4। क्लियर। अब इसके अनुसार हमें अ का हल करना है। गुरप्रीत सभी प्रश्नों को हल करती है। सही प्रश्न कितने हैं, 15 प्रश्न है, उनको हल कर दिए, परंतु उसके उत्तरों में से केवल 9 सही है। कितने सही है, 9। उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो देखिए पहले हम लिख लेते हैं कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितने अंक मिलेंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक कितने हो गए, ये यहां लिखना पड़ेगा, है ना। सही उत्तर के लिए अंक कितने मिल रहे हैं, 4, है ना। इससे गणना करना आसान हो जाएगा, ठीक है। और गलत उत्तर के लिए कितने मिल रहे हैं, लिख देंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए मिलेंगे अंक कितने, ऋण 2, है ना। गलत उत्तर के लिए अंक कितने मिलेंगे, ऋण 2 मिलेंगे, ठीक है। अब गुरप्रीत को कितने अंक प्राप्त हुए हैं वो हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे, ठीक है ना।
अब देखिए गुरप्रीत ने जो है कितने प्रश्न किए, सही प्रश्न किए, लेकिन गुरप्रीत ने जो सही उत्तर वाले प्रश्न किए वो कितने किए हैं, 9, है ना, कितने किए हैं, 9। तो यहां पर आ जाएगा गुरप्रीत को सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक, है ना, सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक, यानी उन्हें जो सही उत्तर किए ना उसके लिए कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो 9 प्रश्न हैं और एक सही प्रश्न के लिए अंक मिल रहे हैं 4। तो 9 का हम 4 में गुणा करते हैं तो 9 चौके 36 अंक, ठीक है ना, ये सही उत्तर के लिए हो गए 36 अंक हो गए। अब गुरप्रीत को गलत उत्तर के लिए, है ना, फिर उसने गलत किए हैं, अब 9 सही है तो गलत उत्तर कितने हो गए, 15 में से 9 प्रश्न सही किए हैं तो गलत कितने किए हैं, 6। अब 6 में हम क्या करेंगे, ऋण 2 का गुणा करते हैं, तो हो जाएगा ऋण 12 अंक, ठीक है ना। इसलिए गुरप्रीत को, है ना, गुरप्रीत को प्राप्त कुल अंक, है ना, प्राप्त कुल अंक, यानी गुरप्रीत को कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं, तो देखिए सही उत्तर के लिए 36, इसमें जोड़ देंगे जो उसको गलत उत्तर के लिए मिले हैं ऋण 12, तो यहां पर हो जाएगा 36 धन और ऋण गुणा करेंगे तो ऋण 12 बराबर 24 अंक, यानी गुरप्रीत को जो है 24 अंक मिले हैं, कितने मिले हैं, 24 अंक मिले हैं। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं अब वह जो भाग है उसके मित्र के लिए है, पहले पढ़ लेते हैं। चलिए, उसके मित्र ने सभी प्रश्न हल किए जिसमें से केवल 5 उत्तर सही हैं, तो उस मित्र के प्राप्त कितने अंक हैं, तो देखिए अब उसके मित्र ने, उसके मित्र को सही उत्तर के लिए अंक मिले, कितने मिले, सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक। अब सही उत्तर किसने किए, कितने किए हैं, सही उत्तर किए हैं 5, तो एक सही उत्तर के लिए 4 अंक, तो 5 के लिए 4 पंजे 20 अंक, ठीक है ना, ये सही उत्तर के लिए आ गया। अब उसकी जो मित्र है उसने गलत भी किया ना, तो गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे, गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक। अब देखिए सही प्रश्न कितने किए हैं, 5, तो गलत कितने हो गए हैं, 10, ये 10 में हमने ऋण 2 गुणा किया, ये कितना हो गया, ऋण 20 अंक। इसलिए, है ना, गुरप्रीत को, है ना, गुरप्रीत के मित्र के, है ना, कुल प्राप्त अंक, ठीक है ना, यानी उसके मित्र को कुल कितने अंक मिले हैं, तो दोनों जोड़ देंगे, सही के लिए 20 और गलत के लिए ऋण 20। आपने इसको जोड़ दिया तो धन और ऋण गुणा हो गया ऋण, 20 में 20 घटाया तो 0, यानी उसके मित्र को कितने मिले हैं, 0 अंक मिले हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, एक बहुमंजिला इमारत में जमीन से ऊपर 25 मंजिलें हैं और प्रत्येक की ऊंचाई 5 मीटर है, जमीन के नीचे भी 3 तल हैं और प्रत्येक की ऊंचाई 5 मीटर है। इमारत की लिफ्ट 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, तो एक व्यक्ति को 50 मीटर ऊंचाई से, है ना, दूसरे मंजिल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। आप देखिए कि यहाँ पर एक, हम मान लेते हैं कि इस प्रकार से जो एक इमारत बनी हुई है ना, ऐसे एक इमारत मान लेते हैं, ये बनी इमारत है और ये हमने मान लिया कि जमीन, मान ली ये जमीन है यहाँ पर, और जमीन के ऊपर इस प्रकार से 25 मंजिलें बनी हुई है, कितनी बनी है, इस प्रकार से 25 बनी है, ठीक है ना, और प्रत्येक मंजिल के बीच की जो
ऊंचाई ये कितनी है, 5 मीटर है, ये 5 मीटर है इसके बीच में, ये 5 इसके 5 है ना। तो यहाँ पर 25 मंजिलें हैं, ऊंचाई कितनी है, 5 है। अब जमीन के नीचे 3 तल है, ये जमीन है, इसके नीचे 3 तल है, ये 1 2 और ये 3 तल आ गए, और इनकी ऊंचाई भी 5 मीटर है, 5 5 5 इस प्रकार से, ठीक है ना। अब जो लिफ्ट होती है ना, वह 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, ठीक है। एक व्यक्ति को 50 मीटर की ऊंचाई से, यानी ये जमीन है इसके ऊपर है ना, मान लिया यहाँ पर 50 मीटर है ना, यहाँ मान लेते हैं। तो ये 50 मीटर की ऊंचाई है, यहां से क्या करता है वो नीचे आता है ना, ये नीचे आता है, 50 मीटर ऊंचाई से नीचे आता है, ठीक है। तो दूसरे मंजिल पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब यहां पर ये देखिए, थोड़ा सा प्रश्न में कंफ्यूजन ये है कि दूसरी मंजिल कौन सी है ना। वैसे ये तल से दूसरी मंजिल पर आता है, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है मुझे लग रहा है ना, कि तल से यानी जो भूमि तल है ये आपका जमीन है, इससे दूसरी मंजिल यहाँ पर यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक लिफ्ट आने में कितना समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं है। यदि जमीन से दूसरे मंजिल की बात करते हैं तो यहां पर आएगा कि दूसरी मंजिल की बात यदि करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि इसका जो प्रश्न है कि वो भूतल से दूसरे मंजिल पर नीचे की ओर है ना, ये बेसमेंट कहलाता है यहाँ पर। तो कुल कितनी दूरी हो गई, देखिए दूसरी मंजिल में जा रहे हैं, मतलब एक मंजिल की ऊंचाई 5 है और 5 10, ये कितनी हो गई, कुल दूरी हो गई 60 मीटर, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख देंगे तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी, ठीक है ना। ये 50 मीटर भी हो गई और 10 मीटर ये नीचे हो गई, ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो 50 और 10 कितना हो जाता है, 60 मीटर, यानी कुल दूरी तय की है वह है 60 मीटर, ठीक है। अब देख रहे हैं कि लिफ्ट जो है 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है ना, यानी 1 मीटर दूरी तय करने में समय लग रहा है, कितना लग रहा है, 1 सेकंड है ना, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, यानी देंगे क्योंकि 1 मीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय, लगने वाला समय कितना हो गया, 1 सेकंड, समय बराबर हो गया 1 सेकंड, ठीक है ना। इसलिए दूरी कितनी है, 60 मीटर है, इसलिए 60 मीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय है ना, ठीक है। आप एक से अनेक में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो 60 में 1 का गुणा करते हैं, कितना आता है, 60 ही आएगा, ये 60 सेकंड लगेगा। अब 60 सेकंड का होता है 1 मिनट, तो हम यहाँ पर मिनट भी लिख सकते हैं, है ना। तो कितना समय लगेगा, 1 मिनट का समय लगेगा, यानी 60 सेकंड लगेगा, क्लियर। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 15 है, इसमें पैटर्न है और पैटर्न को देख करके आपको आगे बढ़ना है। तो देखिए ऋण 5 में 5 गुणा किया है तो गुणनफल आया है ऋण 25, उसके बाद में ऋण 5 में 4 गुणा किया है तो गुणनफल आया है ऋण 20, यानी ऋण 25 में 5 जोड़ दिया तो कितना आया, ऋण 20। पैटर्न समझ आ रहा है, चलिए आगे देखते हैं। ऋण 5 में 3 का गुणा करते हैं तो यह आता है ऋण 15। अब ऋण 15 को हम ऋण 20 धन 5 के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। ऋण 5 गुणा 2 यानी हो गया ऋण 10, ये समझ सकते हैं ऋण 15 धन 5। आप देख रहे हैं यहाँ जो संख्या लिखी जा रही है उसमें हम 5 जोड़ रहे हैं, सीधी सी बात है, उत्तर आ रहा है। ऋण 5 में 1 गुणा करेंगे तो आ जाएगा ऋण 5, और देखिए ऋण 10 में यदि हम 5 जोड़ते हैं तो उत्तर हम आता है, कितना आ रहा है, ऋण 5 आ रहा है। पैटर्न समझ आ गया होगा आपको, है ना। चलिए अब ऋण 5 में 0 गुणा करते हैं तो गुणनफल होता है 0। अब देखिए ऋण 5 में हम 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0।
ऋण 5 में ऋण का गुणा करते हैं, गुणन पर आता है 5। अब देखिए शून्य में हम जोड़ते हैं कितना, 5, ये आ गया। तो शून्य में 5 जोड़ेंगे तो ये ऊपर 5 आ जाएगा। ऋण 5 गुणा ऋण 10, इनका गुणा करेंगे तो आएगा 10, है ना। आप इसका पैटर्न क्या जाएगा, 5 धन 5। ऋण 5 में ऋण 3 का गुणा करते हैं तो यहाँ गुणन पर आ जाएगा 15, यानी इसको लिख सकते हैं 10 धन 5। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।